brought to you by Hire and ITIL. Better stick around. If you want it, you gotta prove it. Let me do it. 4 नवंबर 1979 अमेरिका के विदेश मंत्रालय में टेलीफोन की घंटी बजती है। फोन ईरान के अमेरिकी दूतावास से था और कॉल पर थी ऑफिसर एलिजाबेथ स्विफ्ट। एक ही सांस में उन्होंने कहना शुरू किया, ईरानियों ने हमला कर दिया है, भीड़ दीवार फांद कर अंदर घुस रही है, दूतावास पर कभी भी कब्जा हो सकता है। स्विफ्ट अभी फोन पर ही थी, तभी ईरानियों ने दूतावास की पहली मंजिल में आग लगा दी। सभी कर्मचारी बाहर की तरफ भागे। दूतावास के स्टाफ को मेन गेट खोलना पड़ा। फोन कटने से पहले स्विफ्ट के आखिरी शब्द थे, वी आर गोइंग डाउन। दूतावास तबाह होने वाला था। अगले कुछ मिनटों में अमेरिकी डिप्लोमैट्स और कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ना उन्हें कुछ देखने की इजाजत थी, ना ही कुछ बोलने की। यह खबर जैसे ही अमेरिका तक पहुंची, पूरी सरकारी मशीनरी सक्रिय हो गई। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर पल पल की खबर ले रहे थे। कुछ देर बाद अचानक उनकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी। जो नजारा दिखा उसने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। तेहरान में अमेरिकी नागरिकों, राजदूतों और कर्मचारियों को परेड कर ले जाया जा रहा था। पीछे भीड़ उनकी मौत के नारे लगा रही थी और पूरी दुनिया ये नजारा देख रही थी। सुपर पावर अमेरिका को ईरान ने घुटनों पर ला दिया था। लेकिन कैसे? ऐसा क्या हुआ था 1979 में? अमेरिका के नागरिकों को ईरान ने क्यों बंदी बनाया? क्या था 1979 का ईरान होस्टेज क्राइसिस? कैसे एक हॉलीवुड फिल्म की मदद से अमेरिका के नागरिक रिहा हुए? कैसे 444 दिनों तक ईरान के चंगुल में फड़फड़ाता रहा अमेरिका? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज जानेंगे कहानी ईरान होस्टेज क्राइसिस की, वो घटना जिसने ईरान को अमेरिका का कट्टर दुश्मन बना दिया। शुरुआत होती है 1953 से। ईरान में तेल की खोज हुए लगभग आधी सदी बीत चुकी थी। सारा खेल तेल का ही था। तेल जिसे देख अमेरिका और ब्रिटेन की लार टपक रही थी। दुनिया भर में इन दो देशों की रंगबाजी उस वक्त भी टाइट थी। जल्द ही इन पेट्रोलियम भंडारों पर अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनियों का कब्जा हो गया। फिर 1951 में ईरान में हुए इलेक्शन। प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोसादेक। मोसादेक की पढ़ाई भले ही यूरोप में हुई थी, लेकिन इंसान वो राष्ट्रवादी सोच के थे। लंबे वक्त से तेल इंडस्ट्री पर अमेरिका का कब्जा था, जिसकी वजह से ईरान को हो रहा था नुकसान। मोसादेक ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले तेल इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि तेल इंडस्ट्री पर ईरानी सरकार का कंट्रोल हो गया। मोसादेक का ये फैसला अमेरिका और इंग्लैंड को कांटे की तरह चुभने लगा। जब दाल गलनी बंद हुई तो अमेरिका ने इंग्लैंड के साथ मिलकर रच डाली एक साजिश। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने अपने रास्ते के कांटे यानी मोसादेक को हटाने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक मोसादेक के खिलाफ ईरान में बगावत भड़काकर तख्ता पलट करवाना था और उनकी जगह पर बिठाना था एक ऐसा शख्स जो अमेरिका और इंग्लैंड की कठपुतली हो, साथ ही दोनों देशों की जेब का भी ध्यान रखे। तख्ता पलट की इस साजिश का कोड नेम था ऑपरेशन TP एजैक्स। साजिश को अमली जामा पहनाना शुरू हुआ। अमेरिका ने दबाकर पैसे खर्च किए और ईरान में मोसादेक के खिलाफ प्रचार करवाना शुरू कर दिया। रातों रात ईरानी प्रेस पर कब्जा कर लिया गया। अगले ही दिन से प्रेस ने मोसादेक के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पूरे ईरान में मोसादेक के खिलाफ हवा चलने लगी। सन 1953 में एक रात उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मोसादेक पर मुकदमा चला। उन्हें जीवन भर के लिए अपने घर पर नजरबंद कर दिया गया। मोसादेक का तख्ता पलट हो चुका था। अमेरिका और इंग्लैंड का दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो अपने मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब हो चुके थे। तख्ता पलट के बाद अगस्त 1953 में ईरान की गद्दी पर बैठे मोहम्मद रजा शाह पहलवी शाह पूरी तरह से अमेरिका और इंग्लैंड की कठपुतली साबित हुए। लाखों डॉलर विदेशी सहायता के बदले उन्होंने फिर से ईरान की तेल इंडस्ट्री दोनों देशों को सौंप दी। ईरान के करीब 80% तेल भंडार पर अमेरिका और ब्रिटेन का दोबारा कब्जा हो गया। लेकिन धीरे धीरे ईरान के लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो अपने देश के मामले में अमेरिकी इंटरफियरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जगह जगह फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुए।
शाह पहलवी ने इन सभी को डंडे के जोर पर दबाने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका को तेल सौंपा और साथ ही अमेरिकी हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू की। इससे अर्थव्यवस्था को झटका लगा। ईरान की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह नीचे गिरी, जिससे ईरानियों का पारा गर्म होने लगा। आखिर में इसी गुस्से की वजह बनी 1979 की ईरानी क्रांति, या कह लीजिए इस्लामिक क्रांति। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। ईरान लगातार सुलग रहा था, शाह अपने में मगन थे। इसी वक्त एक शख्स विदेश के किसी कोने में बैठकर शाह के खिलाफ साजिश रच रहा था, जिसकी शाह को भनक तक नहीं थी। इस शख्स का नाम था अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। वही खुमैनी जिन्होंने एक दिन शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। खुमैनी विदेश में बैठकर शाह पहलवी पर लगातार निशाना साध रहे थे। अब तक शाह पहलवी पश्चिमी देशों की तर्ज पर ईरान को भी एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में थे, जिसे ईरान के कट्टरपंथी लोगों ने इस्लाम के अपमान की तरह देखा। खुमैनी ने इसे लेकर शाह की खूब आलोचना की। अब ईरान में शाह के खिलाफ हवा चलने लगी। देश में एक बार फिर धरना प्रदर्शन और हड़तालें होने लगीं। शाह के खिलाफ ईरानियों का जो गुस्सा था वो एक दिन क्रांति में बदल गया। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। ठीक 2 हफ्ते बाद यानी कि 1 फरवरी 1979 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता के रूप में अयतुल्ला खुमैनी की ईरान में वापसी हुई, जो अब तक विदेशों में निर्वासन की जिंदगी काट रहे थे। ईरान की राजधानी तेहरान में उनके स्वागत के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर हुआ एक जनमत संग्रह और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। लेकिन खुमैनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। वो शाह पहलवी को सबक सिखाना चाहते थे, साथ ही अमेरिका को भी। अब अमेरिका को क्यों? क्योंकि शाह कैंसर का इलाज कराने के बहाने ईरान से भागकर अमेरिका चले गए थे। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। ईरान ने अमेरिका से शाह को लौटाने के लिए कहा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो चुके थे, पर खुमैनी को बदला लेना ही था। 4 नवंबर 1979 को वो दिन भी आ गया। सुबह सुबह एक भीड़ अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ने लगी। ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। इस भीड़ को खुमैनी का मौन समर्थन प्राप्त था। भीड़ ने दूतावास के बाहर हल्ला करना शुरू किया। भीड़ बहुत भड़की हुई थी। उसने दूतावास की पहली मंजिल को आग के हवाले कर दिया। अंदर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी बाहर की तरफ भागे। बात वही, आगे कुआं पीछे खाई। सभी डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया, जो संख्या में 66 थे। कुछ बंधकों को रिहा भी किया गया। पहली बार 15 नवंबर को एक इटालियन कुक को रिहा किया गया। इसके बाद 17 नवंबर को खुमैनी ने कहा कि बंधकों में सभी महिलाओं, बच्चों और अश्वेत नागरिकों को रिहा कर दिया जाए। इसी तरह 13 बंधकों को ईरान ने रिहा कर दिया। इसमें 8 अश्वेत नागरिक और 5 महिलाएं शामिल थीं। लेकिन अभी भी ईरान के चंगुल में 52 अमेरिकी बंधक फंसे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को छुड़वाना चाहते थे। वहीं ईरान में अमेरिका के प्रति गुस्से की इंतहा हो चुकी थी। वो किसी हाल में इन नागरिकों को छोड़ना नहीं चाहते थे, कम से कम एक बड़ी कीमत लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति बना रहे थे कि तभी फिल्मी स्टाइल में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिन दिनों ईरान में ये हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा था, उन्हीं दिनों कनाडा से एक फिल्म क्रू ईरान में शूटिंग के लिए आया हुआ था। वो लोग स्टार वॉर्स की तर्ज पर एक फिल्म बना रहे थे, जिसके कुछ सीन्स की शूटिंग तेहरान में होनी थी। फिल्म का नाम था आर्गो। फिल्म का क्रू कुछ दिन ईरान में रुककर वापस चला गया। 2 महीने बाद ईरान को पता चला कि असल में उनके साथ तो खेल हो गया है। फिल्म के नाम पर 6 अमेरिकी ईरान से भाग निकले। कैसे? दरअसल 4 नवंबर को जब आंदोलनकारी अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले रहे थे, तभी 6 अमेरिकियों को कनाडा दूतावास ने अपने यहाँ छिपा लिया था। इसके बाद CIA और कनाडा सरकार ने मिलकर आर्गो नाम का फरेब रचा और अमेरिकी नागरिकों को कनाडा का नागरिक बनाकर उन्हें ईरान से निकाल ले गए। इसके लिए उनके फर्जी पासपोर्ट्स भी बनाए गए। इस पूरे वाक़ये पर एक मस्त फिल्म भी बनी है जो 2012 में रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम है आर्गो। आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। इस ऑपरेशन की सफलता के बावजूद 52 अमेरिकी नागरिक अभी भी ईरान में फंसे हुए थे। इन्हें छुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने सारे दांव-पेच खेल डाले, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका ने तेल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। कार्टर के आदेश पर
अमेरिका में ईरान की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अमेरिका में ईरान के सारे 183 डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया। यहां तक कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने 31 दिसंबर 1979 को एक प्रस्ताव पास किया। इसमें ईरान को 7 जनवरी तक की मोहलत दी गई कि वो अमेरिकी बंधकों को छोड़ दे, वरना उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन ईरान बंधकों को छोड़ने पर तब भी राजी नहीं हुआ। अमेरिका ने जब सैन्य कार्रवाई की धमकी दी तो ईरान ने पलटकर खुद चेतावनी दे डाली कि अगर ऐसा किया तो सभी बंधकों को अमेरिकी दूतावास में आग लगाकर मार डालेंगे। कोई रास्ता ना देख आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक रिस्की और गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग की। अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को ईगल क्लॉ का नाम दिया। इस प्लान के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के सैनिकों को दूतावास के कंपाउंड में उतारा जाना था और वहां से अमेरिकी सेना को बंधकों को छुड़ाकर वापस लाना था। लेकिन जिस दिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना था उसी दिन रेगिस्तान में जोर की आंधी उठी। इसकी चपेट में आकर अमेरिका के कई विमानों में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130 टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जिमी कार्टर को ऑपरेशन ईगल क्लॉ को कैंसिल करना पड़ा। 1980 में जिमी कार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हार गए और रोनाल्ड रेगन नए राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। 24 मई 1980 को कोर्ट ने कहा कि ईरान बंधकों को रिहा करे। बदले में अमेरिका भी ईरान की जब्त की गई संपत्ति को वापस लौटाए। लेकिन ईरान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान अमेरिका के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज करवाते हुए शाह पहलवी भी चल बसे। दुनिया भर में ईरान को गलत ठहराया जा रहा था। ईरान की खूब आलोचना हो रही थी। ईरान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनने लगा। 12 सितंबर 1980 को खुमैनी ने कुछ शर्तों के साथ बंधकों की रिहाई कबूल की। अब उनकी शर्तें थीं, पहली, अमेरिका शाह की सारी संपत्ति ईरान को लौटाएगा। दूसरी, ईरान पर वो किसी भी तरह का दावा नहीं करेगा। तीसरी, अमेरिका में जब्त की गई ईरान की संपत्ति वापस की जाएगी। और चौथी, अमेरिका ईरान में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करने की गारंटी देगा। एक शर्त अमेरिका के माफी मांगने की भी थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। 2 नवंबर 1980 को अमेरिकी संसद ने बंधकों को वापस लाने के लिए खुमैनी की शर्तों को मानने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया और 20 जनवरी 1981 को अमेरिकी बंधकों को ईरान ने छोड़ दिया। इस तरह पूरे 444 दिन चलने के बाद ईरान हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हुआ। ईरान अमेरिका रिलेशन के इतिहास में ये घटना बहुत मायने रखती है। इस घटना के बाद ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया और ये इक्वेशन आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी अर्पित ने। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।